सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। मैं मनोज खंसवारा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरु शिखर पर। हमारे जो कंटिन्यूअस भाग में जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था वाद्य यंत्रों से संबंधित, और वाद्य यंत्रों से संबंधित पार्ट नंबर में फर्स्ट आपको करा चुका था। आज जो चर्चा होगी वो पार्ट नंबर 2 पर होगी। पार्ट नंबर 2 में याद रखना कि जो मैंने कल पार्ट नंबर फर्स्ट में वाद्य यंत्र कराए थे, तो वो वाद्य यंत्र मैंने आपको जानकारी दी थी कि ये वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। चार चार प्रकार के वाद्य यंत्रों में एक तत्वाद्य यंत्र बताया, दूसरा सुस्वर वाद्य यंत्र बताया, तीसरा अवनद बताया, और चौथा बताया था घन वाद्य यंत्र। जिनमें से तत्वाद्य यंत्रों को मैं पार्ट नंबर फर्स्ट में करा चुका हूँ। सुस्वर वाद्य यंत्रों के बारे में इस पार्ट में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले याद रखना, सुस्वर वाद्य यंत्र होते कौन से हैं। वह वाद्य यंत्र जिसमें हम फूंक मारते हैं और फूंक मारने से ध्वनि की क्या होती हो, उत्पत्ति होती हो, वो वाद्य यंत्र बताओ क्या कहलाएंगे, तत्वाद्य यंत्र कहलाएंगे। तो अब ज्यादा समय ना खराब करते हुए चलते हैं चैप्टर की तरफ। और बताइए, सबसे पहले बात करते हैं और वो है, बताओ कौन सा। तो वाद्य यंत्रों की बात करें वो कौन से हैं, सुस्वर वाद्य यंत्र। और सुस्वर वाद्य यंत्रों में बताओ फूंक मारने से इनमें बताओ ध्वनि की उत्पत्ति है होती है। तो इनमें क्या मारी जाती है, फूंक मारी जाती है। आपको ये भी बता दूं कि ये जो वाद्य यंत्र होते हैं तो ये लकड़ी के भी बने होते हैं, ये वाद्य यंत्र धातु के भी बने होते हैं, और ये वाद्य यंत्र प्राकृतिक भी होते हैं। अब लकड़ी के और धातु को आपको पता है, धातु के बने होने वाले, लकड़ी से बने होने वाले एक प्राकृतिक और होते हैं। प्राकृतिक का मतलब है वो प्रकृति में ही मिलते हैं, जिनको बनाया नहीं जाता, प्रकृति उनको देती है। उनमें से एक उदाहरण आपको शंख का मिलता है। शंख का वाद्य यंत्र सुस्वर वाद्य यंत्र माना जाता है। तो चलते हैं ट्रिक की तरफ, और ट्रिक के आधार पर इन वाद्य यंत्रों को समझने की कोशिश करेंगे। और एक चीज और याद रखना है, इन वाद्य यंत्रों में जो सबसे पहले प्रश्न बनता है वो प्रश्न यही बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र है, या निम्नलिखित में से कौन सा सुस्वर वाद्य यंत्र है। मैं तत्व वाद्य यंत्रों को भी ट्रिक के माध्यम से समझाने की आपको कोशिश की थी। मैंने उस दिन भी बताया था कि यदि आपके पास कोई शानदार ट्रिक है और आपको वाद्य यंत्र उससे अच्छे से याद हो रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। यदि ट्रिक नहीं है और हमारी ट्रिक अच्छी लगे तो हमारे ट्रिक से याद हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो चलते हैं, तो ट्रिक देखते हैं। तो सामने दिख रही है ए बी सी ने। तो ए बी सी क्या बजाया है, बताओ, बीन बजाया है। ए बी सी ने बीन बजाया है, और बीन बजाते बताओ कौन आएगा, नाग। लेकिन नाग कैसे करके आया, सी सी कर कर, सी सी कर कर बताओ कौन आ गया, नाग आ गया। और नाग जैसे ही आया तो नाग ने बताओ किसको मसक लिया, अपनी नड़ में मोर को मसक लिया। तो उस नाग ने अपनी नड़ में किसको मसक लिया है, मोर को मसक लिया है। जब ये देखा कि नाग ने मोर को मसक लिया तो उसी समय कानी तारा और कर्णा, कानी तारा और कर्णा उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां टोटा आ जाता है। और बताइए टोटा किसका आ जाता है, बांस का आ जाता है। किसका आ जाता है, बांस का। तो देखते हैं, चलो आगे देखते हैं। तो बताओ ए, तो ए से तो क्या हो जाएगा, अलगोजा। और बी से इसमें कई वाद्य यंत्र निकलते हैं, बी से ही बनेगा, बी से ही बन जाएगा इसमें बांकिया, बी से ही बन जाएगा इसमें बुगुल, और बी से ही बन जाएगा इसमें बोली, और बी से ही इसमें क्या बन जाएगा बताओ, बरगू। तो कितने हो गए बताओ। तो इनमें, तो इसमें एक दो तीन चार पांच और अलगोजा, तो कितने हो गए, तो कितने हो गए बताओ। तो अगली बात करते हैं सी की तरफ। तो सी की तरफ करते हैं, तो बताओ सी से क्या बन जाएगा, सहनाई। बताओ सी से क्या बन जाएगा, सेनाई बन जाएगा, ठीक है ना। और रही बात बीड़ की, तो बीड़ से क्या बन जाएगा, बीन। और बताओ बीन को ही क्या कहा जाता है, पुंगी, ठीक है ना। बीड़ से क्या बन गया, बीन, या क्या बन गया, पुंगी। और बताओ इससे बन जाएगा सींगा, क्या बन जाएगा, सींगा। और इससे क्या बन जाएगी बताओ, सींगी। इससे क्या बन जाएगी, सींगी, सींगा और सींगी। और एक चीज और याद ना, सी से आप शंख भी कर सकते हैं। इस सी से बताओ और क्या बन जाएगा, शंख। बताओ क्या बन गया, शंख, ठीक है ना। कौन आया है, नाग आया। तो नाग से कौन हो जाएगा बताओ, नागफनी। बताओ कौन हो जाएगा, नागफनी। वाद्यंत्र है नागफनी, तो इससे क्या हो जाएगा, नागफनी।
और बताओ नड़ से क्या, नड़ ये भी वाद्य यंत्र है, मैं को इसमें छोड़ना है और आता है अगला। और बताओ ये कौन सा वाद्य यंत्र हो जाएगा, मशक, ठीक है ना। ये वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा, मशक। और रही बात मोर से, तो बताइए मोर से कौन सा बन जाएगा, मोरचंग। बताओ कौन सा वाद्य यंत्र बन जाएगा, मोरचंग। और रही बात का ये वाला कानी, और कानी भी अपने आप में एक वाद्य यंत्र ही है, सुशिर वाद्य यंत्र। कौन सा हो जाएगा बताओ, कानी वाद्य यंत्र। और कानी वाद्य यंत्र से बताओ अगला तारा, और तारा से बताओ कौन बन जाएगा, सतारा। और रही बात करना, तो करना भी अपने आप में बताओ क्या है, वाद्य यंत्र। टोटो भी बताओ क्या है, वाद्य यंत्र। और बताओ ये बनेगा बांस, और बांस से ध्यान रखना बांसुरी, क्या बन जाएगा बताओ, बांसुरी। और बांस से क्या बन गया बताओ, बांसुरी बन गया। ट्रिक को दोबारा से देखना है, ए बी सी ने, ए बी और सी ने बताओ क्या बजाई है, बीन। क्या बजाई बताओ, बीन बजाई। तो बीन बजाई तो सी सी कर कर कौन आ गया बताओ, नाग आ गया। कौन आ गया, नाग। नाग ने अपनी नड़ में बताओ मसक लिया किसको, मोर को। लेकिन कोशिश की है तारा और कर्णा ने, लेकिन वहां टोटो किसका आ गया बताओ, बांस का आ गया। ये इस ट्रिक के आधार पर आप इसको याद कर सकते हैं। ए से अलगोजा, बी से भूंगल बांकिया बिगुल बोली और बरगो, बीड़ा, बीड़ से क्या हो जाएगा, बीन। और इससे सी से सींगा, सी से सींगी और शंको, नाग से नागफड़ी, नड़ से नड़, मसक से मसक और मोर से मोरचंग, कहानी सतारा करना। और करना के बाद कौन है, टोटो और बांसुरी। एक बार इस ट्रिक की आप स्क्रीनशॉट लें, पर आगे चलते हैं एक एक वाद्यंत्र को लेकर। चलते हैं वाद्यंत्रों को लेकर। पहला वाद्यंत्र तुम्हारे सामने दिख रहा है, और वो वाद्यंत्र कौन सा है बताओ, अलगोजा। बांसुरी जैसा है, लेकिन इसमें बांसुरी की दो नली आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना। दो नली इसमें दिखाई देती हैं, और इन दोनों नली, जो इधर वाला सिरा है, इधर वाला ये जो सिरा है, इसमें जो वादक है अपने मुंह में इसको, दोनों सिरों को अपने मुंह में लगाकर तब इसको बजाता है। ये ध्यान रखना। ये बांसुरी जो आपको दिख रही है, ये बांसुरी होगी। इसमें जो लकड़ी कैर की पाई जाती है, इसमें भी कि इसमें जो छेदों की संख्या आपको दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें ध्यान रखना, इसमें छेद 6 भी हो सकते हैं। वैसे तो 6 होते हैं, तो जो अलगोजा में कोई कोई अलगोजा 7 छेद वाला भी हो सकता है, तो याद रखना। तो अलगोजा, इस अलगोजे को लेकर चलते हैं। तो अलगोजा बताओ कैसा है, पहली बात करते हैं तो बांसुरी जैसा, बांसुरी जैसा, बांसुरी जैसा कैसा है बताओ, बांसुरी जैसा क्या है बताओ, वाद्यंत्र है। दूसरा किसका बना हुआ है, कैर की लकड़ी का बना हुआ है, कैर की लकड़ी का बना हुआ, ठीक है ना। कैर की लकड़ी का बना हुआ है, ध्यान रखना है। अगली बात करें, इसमें जो वादक हैं, इसको अपने मुंह में रखकर बताओ इसको बजाते हैं। इसमें अगर छेदों की संख्या देखी जाए वैसे तो 6 होती है। और ये इसके एक चीज और याद रखना, इसको ज्यादातर जो इस वाद्यंत्र को बजाते हैं वो पशु चराने वाले, तो पशु चराने वाले, पशु चरवाहे इसको ज्यादातर इस वाद्यंत्र का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो अगली बात करते हैं, वादक दोनों नलियों को, दोनों को दोनों नलियों को मुंह में लगाकर बजाता है, मुंह में लगाकर बजाता है, मुंह में लगाकर बजाता है। लेकिन इस सिंध क्षेत्र पाकिस्तान में इसका नाम अलग मिलता है, और सिंध में जो इसका नाम मिलता है इसे क्या कहते हैं, तो इसे बीन कहते हैं। अलगोजा है, लेकिन सिंध में इसका नाम अलग मिलेगा। सिंध क्षेत्र पाकिस्तान में इसको क्या कहा जाएगा, बीन कहा जाएगा। एक पॉइंट और ये भी लिख लेना है, सिंध पाकिस्तान में, सिंध पाकिस्तान
बताओ सिंध पाकिस्तान में इसको क्या कहा जाएगा? बीन। अगली बात करें, पशु चारकों का प्रमुख वाद्य यंत्र है, पशु चारकों का प्रमुख वाद्य यंत्र है, प्रमुख वाद्य यंत्र है। पशु चराने वाले इसको वहां जब पशु चराते हैं तो इसका ज्यादातर प्रयोग करते हैं। और बात करते हैं इसका जो प्रमुख कलाकार, अलगोजा का जो प्रमुख कलाकार है, प्रमुख कलाकार, इसका जो प्रमुख कलाकार है, प्रमुख कलाकार बताओ कौन माना जाता है? तो इसका प्रमुख कलाकार माना जाता है रामनाथ जी। रामनाथ जी ने अलगोजा बजाने में बड़ी ख्याति प्राप्त की है। और दूसरी, इतना शानदार अलगोजा बजाते हैं कि अलगोजे को ये अपने मुंह से ना बजाकर अपनी नाकों से भी बजा देते हैं। अलगोजे की दोनों जो नली हैं, इन दोनों नलियों को अपनी नाकों में लगाकर इसको बजा देते हैं, बड़ी ख्याति प्राप्त की है। ये जो वाद्य यंत्र है ना, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें जो बनता है वो बनता है कि राजस्थान का राज वाद्य यंत्र कौन सा है? तो यही वाद्य यंत्र है। तो इसको एक पॉइंट और लिख देना, यह राजस्थान का, यह राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, राज्य वाद्य यंत्र है, यह राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। बांसुरी की तरह लगता है, कैर की लकड़ी का बना हुआ है। वादक दोनों नलियों को अपनी मुंह में लगाकर इसको बजाते हैं। सिंध क्षेत्र में इसको बीन कहते हैं। पशु चराने वाले इसका ज्यादातर प्रयोग करते हैं। प्रमुख कलाकार कौन है? रामनाथ जी हैं। स्क्रीनशॉट लें। अगले वाद्य यंत्र की तरफ चलेंगे। अगला वाद्य यंत्र शानदार वाद्य यंत्र है शहनाई। शहनाई वाद्य यंत्र है। सबसे पहले तो उसमें प्रश्न यही लिख देना, ये कैसा वाद्य यंत्र है? मांगलिक। बताओ कैसा वाद्य यंत्र है? मांगलिक वाद्य यंत्र है। मांगलिक वाद्य यंत्र है। मांगलिक का मतलब है, मांगलिक वाद्य यंत्र है या फिर इसका जो प्रयोग होगा विवाह के अवसर पर, ठीक है ना। मांगलिक वाद्य यंत्र है, विवाह के अवसर पर इसको बजाया जाता है। विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर बजाया जाता है, बजाया जाता है। और एक चीज और भी याद रखना, ये अकेला नहीं बजती है, ये अकेला नहीं बजता। ये बताओ किसके साथ बजता है? नगाड़े के साथ बजाया जाता है, नगाड़े के साथ बजाया जाता है, नगाड़े के साथ बजाया जाता है, ये भी याद रखना है। तो बताइए नगाड़े या फिर शहनाई का जोड़ीदार कौन है? नगाड़ा। नगाड़े के साथ इसको बजाया जाएगा। छेदों की संख्या होगी तो एक छेद तो इसमें यहाँ रहेगा, एक छेद, और यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो इसमें जो 6 छेद तो यहाँ रहेंगे एक ऊपर की तरफ। तो टोटल इसमें 6 छेद तो इसमें, और 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ एक कितने हो जाएंगे? तो 6 छेद तो यहाँ रहेंगे और एक रहेगा यहाँ ऊपर की तरफ। यहाँ जो छेद रहेगा इसको मुंह में लगाकर और इन पर उंगलियों के माध्यम से ध्वनि को चेंज किया जाएगा। तो रखना, इसमें टोटल छेदों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो छेद जो हो जाएंगे 7 + 1 बराबर छेदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8, है ना। आकृति का वाद्य यंत्र है। आगे जो बताओ इसमें आकृति है, बताओ किसकी आकृति है? चिलम। तो ये चिलम की आकृति का वाद्य यंत्र है, चिलम की आकृति का वाद्य यंत्र। चिलम की आकृति का बताओ क्या है? आकृति का वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र है। एक चीज और याद रखना, ये लकड़ी का बना हुआ, लकड़ी का बना हुआ नहीं होता, ये भी याद रखना, ये लकड़ी का बना हुआ नहीं होता। तो ये बताओ किसका बना होता है? धातु का। बताओ किसका बना होता है? धातु का। और धातु में भी जो होगी बताओ कौन सी धातु होगी? तो पीतल धातु से ये बना होता है, भी याद रखना। कि बताओ ये कैसा है? तो सभी जो सुसुर वाद्य यंत्र हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है, सर्वश्रेष्ठ भी है। और बताओ कौन सा वाद्य यंत्र है? सुरीला वाद्य यंत्र है। सर्वश्रेष्ठ व सुरीला वाद्य यंत्र कौन से वाद्य यंत्रों में? सर्वश्रेष्ठ कौन सा है?
तो बताओ कौन सा हो जाएगा, शहनाई। जबकि तत् वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र जो माना जाता है वो कौन है, सारंगी। कौन सी है, सारंगी। और इनमें बताइए सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा माना जाएगा, शहनाई माना जाएगा। रही बात इसके प्रमुख कलाकार जिन्होंने ख्याति प्राप्त की है या शहनाई के जादूगर, प्रमुख कलाकार, इसके प्रमुख कलाकार कौन है बताइए, या ये भी कह सकते, तो बताइए शहनाई का जादूगर किसे कहा जाता है। तो शहनाई का जो जादूगर है, वैसे तो हम पढ़ते हैं कि बिस्मिल्लाह खां को कहा जाता है, परंतु बिस्मिल्लाह खां बुंदेलखंड के निवासी हैं, वो भारत के संदर्भ में आता है। राजस्थान के संदर्भ में आपसे पूछा जाए तो वो कौन होंगे, चांद मोहम्मद खां। कौन होंगे बताओ, चांद मोहम्मद खां। तो इसके प्रमुख वादक शहनाई के जादूगर कौन माने जाएंगे, वो होंगे बताओ चांद खां। शहनाई कौन हो जाएगा, चांद मोहम्मद खां हो जाएगा। शहनाई है, छेदों की संख्या 7+1 कितनी हो जाएगी, 8। ये मुख्य छेद होगा, इसमें से हवा मारी जाएगी। 7 छेद और होंगे, इनमें से उंगली, इसके ध्वनि को चेंज किया जाएगा। बना हुआ होता है, और मुख्यतः किसका होता है, पीतल का बना होता है। मांगलिक वाद्य यंत्र है, विवाह के अवसर पर इसका ज्यादातर प्रयोग किया जाता है और नगाड़े के साथ इसको बजाया जाता है। कम की आकृति का वाद्य यंत्र है, सुसुर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ एवं सुरीला वाद्य यंत्र है, और इसके जादूगर कौन माने जाते हैं, चांद मोहम्मद खां। स्क्रीनशॉट लें। अगला आपको वाद्य यंत्र दिख रहा है, वो है बाकिया। बाकिया की हम बात करते हैं, आपको दिख रहा है बुगल जैसा ही है। अच्छा, बुगल का जो प्रयोग होता है, पहले बुगलों का प्रयोग राज दरबारों में राजा महाराजा करते थे युद्ध के दौरान। आजकल जो बुगलों का प्रयोग किया जाता है वो या तो पुलिस फोर्स या फिर भारतीय सेना इसका प्रयोग करती है। दिख रहा है, ये भी धातु का बना हुआ होता है, पीतल का, स्टील का हो सकता है, वक्राकार आकृति का है। वक्राकार आकृति का होने के कारण इसे बताओ क्या कहा जाता है, बाकिया कहा जाता है। आजकल इसका जो प्रयोग है ना, वो बैंडों में ज्यादातर होता है। ये भी मांगलिक एक वाद्य यंत्र है, और खास बात यह है कि पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली और गाने बजाने वाली एक जाति है, सरगड़ा जाति। और ये याद रखना, ये वाद्य यंत्र पूछे जाते हैं कि कौन सी जाति का कौन सा वाद्य यंत्र है, लंगा जाति का कौन सा वाद्य यंत्र है, मांगड़ियार जाति का कौन सा वाद्य यंत्र है, सरगड़ा जाति का कौन सा वाद्य यंत्र है। तो सरगड़ा जाति का मुख्य वाद्य यंत्र बताओ कौन सा हो जाएगा, तो यही हो जाएगा, ठीक है ना। सब पॉइंट नंबर पहला लिखेंगे, बुगल का बड़ा रूप। बुगल का क्या है बताओ, बड़ा रूप। बुगल का बड़ा रूप है, याद रखना किसका बना होता है, धातु का बना होता है, धातु का बना होता है। किसका बना होता है बताओ, धातु का बना होता है। अगली बात करते हैं, मांगलिक वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है बताओ, मांगलिक वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है, मांगलिक वाद्य यंत्र है। वर्तमान में प्रयोग, वर्तमान में प्रयोग, वर्तमान में प्रयोग बताओ जाता है, बैंडों में किया जाता है, बैंडों में किया जाता है। वर्तमान में बताओ इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, बैंडों में किया जाता है। कैसी आकृति का है, वक्राकार। वक्राकार आकृति का होने के कारण, वक्राकार आकृति का, आकृति का होने के कारण, होने के कारण, होने के कारण बताओ इसे क्या कहा जाता है, बाकिया कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है, बाकिया। और एक पॉइंट और लिख देना इसमें, पश्चिमी राजस्थान की सरगड़ा जाति का, सरगड़ा जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है, सरगड़ा जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद करना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लें, आगे चलते हैं। अगला वाद्य यंत्र आपको दिख रहा है,
मोरचंग लोहे का बना होता है। इन होठों में लगाकर, इससे होठों में लगाकर, दोनों होठों में इसको लगाकर इसको बजाया जाता है। ये वाद्य यंत्र हमारे यहाँ का है, लेकिन यूरोप में भी सेम ऐसा ही वाद्य यंत्र है। और यूरोप में जो सेम वाद्य यंत्र है उसे कहते हैं जिप हार्प। इसलिए राजस्थान का बताओ इसे क्या कहा जाता है? जिप हार्प कहा जाता है। और जितने भी वाद्य यंत्र हैं, इन सभी वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा यदि कोई वाद्य यंत्र है तो वो ये बताओ कौन सा है? मोरचंग। कई बार प्रश्न आया है, सभी वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा वाद्य यंत्र कौन सा होगा? मोरचंग होगा। इसका भी प्रयोग जब पशु चराते समय गवारिये और जब जाते हैं तो गवारियों का ये प्रमुख वाद्य यंत्र है, या पशु चारकों का ये प्रमुख वाद्य यंत्र माना जाता है। इसका भी प्रश्न आ चुका है कि पशुओं का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है, पशु चारकों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो बताइए कौन सा हो जाएगा? मोरचंग। पहले बताइए, कहता हूं इसे किसे होठों में दबाकर, होठों में दबाकर, होठों में दबाकर बजाया जाता है, होठों में दबाकर बजाया जाता है। कौन? नंबर पहला, ठीक है ना। किसका बना होता है? लोहे का, लोहे का बना होता है, लोहे का बना होता है। सभी वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा, सभी वाद्य यंत्रों में, सभी वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा वाद्य यंत्र, सभी वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा वाद्य यंत्र कौन सा है? मोरचंग। और आपसे पूछा जाए कि प्रमुख वादक कौन है इसके? प्रमुख वादक, प्रमुख वादक होंगे तो प्रमुख वादक बताओ कौन होंगे? गवारिये। तो बताइए के प्रमुख वादक होंगे। याद रखना, लोहे का बना होता है, होठों में दबाकर, इसे यहाँ होठों में दबाकर और इसको बजाया जाता है। और ज्यादातर इसका प्रयोग करते हैं वो गवारिये। इसमें से सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यह है, ध्यान रखना, सबसे छोटा वाद्य यंत्र कौन सा है? मोरचंग। स्क्रीनशॉट लें। ये वाद्य यंत्र आपको दिख रहा है तुरही। कौन सा वाद्य यंत्र है? तुरही। ये जो वाद्य यंत्र है ना, धातु का बना होता है, लकड़ी का बना नहीं होता। और ज्यादातर इसका प्रयोग पहले राजा महाराजा करते थे। और राजा महाराजा इसका प्रयोग जो करते थे वो उस समय पर राज दरबारों में या तो युद्ध के दौरान किया करते थे, या फिर राजा कोई प्रवेश कर रहा है दरबार में तो सभी को जब ये अनाउंस किया जाता था कि महाराज पधार रहे हैं, तो उस समय इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता था। राजा महाराजाओं के जमाने में इस वाद्य यंत्र को जो बजाने वाली जो जाति थी वो तुर्री जाति थी। इसलिए तुर्री जाति का वाद्य यंत्र होने के कारण इसी वाद्य यंत्र को बताओ क्या कहा गया? तुरई कहा गया, ठीक है ना। बात करते हैं, ये किसका बना होता है? धातु का। सबसे पहले तो पीतल धातु का बना हुआ, पीतल धातु का बना हुआ, धातु का बना हुआ, पीतल धातु का बना हुआ होता है। इसका प्रयोग बताओ कहाँ होता था? राज दरबारों में, राज दरबारों में तथा युद्ध के दौरान, युद्ध के दौरान, युद्ध के दौरान इसका प्रयोग किया जाता था, इसका प्रयोग किया जाता था, किया जाता था। अगला पॉइंट ये भी याद रखना, दरबारों में तुरी जाति इससे बजाती थी। अतः इसका, अतः इसका नाम, इसका नाम बताओ क्या पड़ गया? नाम बताइए क्या पड़ गया? तुरही पड़ा, ठीक है ना। याद रखना इसको, पीतल का बना हुआ होता है, राज दरबारों में इसका प्रयोग होता था। इसमें आगे चलते हैं। अगला आपको वाद्य यंत्र दिख रहा है वो रणभेड़ी। रणभेरी का एक उपनाम और है,
उपनाम। उपनाम इसे क्या कहते थे? भूंगल, भूंगल कहते थे, ठीक है ना। भूंगल या रणभेरी, और रणभेरी का प्रयोग रण से दिख रहा है, रणभेरी मतलब रण में या युद्ध के दौरान इस वाद्यंत्र को बजाया जाता था। ये भी पीतल का बना हुआ होता है, 2-3 हाथ लंबा ये होता है, बांकिया जैसा ही वाद्यंत्र है। और युद्धों में जब उस समय ये इसका प्रयोग करती थी वो भवाई जाति करती थी। ये भी याद रखना, ये भवाई जाति का प्रमुख वाद्यंत्र है। और भवाई नृत्य के दौरान जब भवाई जाति ये नृत्य करती है तो उस समय नृत्य को स्टार्ट करने से पहले या जनता को एकत्रित करने के लिए और इस वाद्यंत्र को ये भवाई जाति के लोग भवाई नृत्य के दौरान बजाते हैं। बुगुल जैसा ही वाद्यंत्र है, बांकिया जैसा ही वाद्यंत्र है, बुगुल भी ऐसा ही है, बांकिया भी ऐसा ही है। बुगुल भी धातु का था, बांकिया भी धातु का था। ये भी बताओ किसका बना हुआ था होता था? धातु का। तुरई भी धातु का बना हुआ होता था। तुरई का भी प्रयोग राज दरबारों में किया जाता था, लेकिन इसका प्रयोग बताओ किसमें? युद्ध के दौरान। युद्ध के दौरान, युद्ध के दौरान बताओ इसका क्या होगा प्रयोग? युद्ध के दौरान प्रयोग किया जाता, प्रयोग किया जाता था। कौन नंबर? दूसरा किसका बना होता है बताओ? धातु का बना होता है, धातु का बना होता है। और खासकर जो बना होता है वो कौन सी धातु का? पीतल। युद्धों में बताओ कौन सी जाति इसका प्रयोग करती थी? युद्धों में भवाई जाति थी। बताओ भवाई जाति का क्या है? वाद्यंत्र है। भवाई जाति का वाद्यंत्र, भवाई जाति। और ये भी याद रखना, भवाई नृत्य शुरू करने से पहले, शुरू लोगों को एकत्रित करने के लिए, लोगों को एकत्रित करने के लिए, करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। बस कुछ नहीं है, रणबेरी में केवल रण का मतलब है युद्ध के दौरान इसका प्रयोग करते थे। युद्ध जैसे ही स्टार्ट होता था तो उस समय ये बुगुल बजाया जाता था कि युद्ध अब शुरू हो गया है, और युद्ध खत्म करते थे तब भी ये बुगुल इसी इसी को ही बजाया जाता था। भूंगल को, रणभेरी को, धातु का बना होता है। उस समय युद्धों का प्रयोग करते थे, उस समय किया जाता था। भवाई जाति इसको बजाती थी। आज भी भवाई नृत्य से पहले इस वाद्यंत्र का प्रयोग किया जाता है। स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। यहाँ सेम एक और लिख दे सकते हैं कि यहाँ सेम एक और वाद्यंत्र है, बिगुल। बिगुल, और बिगुल का जो प्रयोग है ना, बिगुल, बिगुल आपने देखा होगा कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो ज्यादातर बिगुल का प्रयोग करते हैं वो सेना के जवान करते हैं, या राजस्थान के राजस्थान इसके राज्य सरकार की अलग अलग जो पुलिस बल हैं वो प्रयोग करते हैं, या स्वतंत्रता उसके दिन, या फिर गणतंत्र दिवस के दिन, या स्वतंत्रता दिवस के दिन इसको बजाया जाता है। यदि फिर हमारा कोई वीर सपूत शहीद हो जाता है तो उसका भी प्रयोग किया जाता है। यह है कौन सा? बिगुल। ऐसा ही वाद्यंत्र होता है, धातु का बना होता है। और बताइए ये, अब बताओ किसका वाद्यंत्र है? जवानों का, जवानों का। या बताओ कौन से का? पुलिस बल, पुलिस का बताओ क्या है? वाद्यंत्र है। सेम ऐसा ही वाद्यंत्र है, इसको बता लेना। बुगुल आ ही गया है, बुगुल वाद्यंत्र, ये है वो बुगुल वाद्यंत्र। बताइए ये भी धातु का बना हुआ होता है। सेम यही है, यहाँ इसमें एक सिरा रहता है, इसमें से फूंक मारी जाती है, और फूंक मारने के बाद यहाँ इसमें छिद्र रहते हैं, और इनमें यहाँ लास्ट में ये भी आकृति सेम चिलम के आकार की रहती है इसमें। और बताइए इसमें यहाँ ऐसे ये मुड़ा हुआ वाद्यंत्र होता है। पीतल का भी बना हो सकता है, तांबे का भी बना हुआ हो सकता है,
और बताओ ये किसके, आपने देखा होगा तो ये किस, इसका प्रयोग कौन करते हैं? तो बताओ ये किसका बना हुआ होता है? धातु का, धातु का बना हुआ होता है। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, दिवस के दिन दिवस के दिन पुलिस व सेना के जवान प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। और इसके साथ जो ज्यादातर जो एक वाद्यंत्र का प्रयोग होता है वो है मशक, बैक पाइपर जैसा वाद्यंत्र होता है। जवानों का एक और मुख्य जो बैंड होता है, जवानों के बैंडों का मुख्य वाद्यंत्र मशक भी है, और याद रखना ये भी है। और वो वाद्यंत्र ये वो है बुगुल। तो स्क्रीनशॉट लें, आगे चलते हैं। वाद्यंत्र है पुंगी। पुंगी का मतलब है, आपको दिख रहा है, इसे ही कहेंगे बीन। पुंगी या बीन तुम्बे का बना हुआ होता है। देखो ये रहा इसमें तुम्बा, किसका बना हुआ होता है? तुम्बे का। लकड़ी का बना हुआ नहीं होता, ये बना होता है तुम्बे का। तुम्बा बोले तो किसे कहते हैं? लौकी, या लौकी, या आप उसे घिया भी कहते हैं, उसका ये बना हुआ होता है। इस तुम्बे में याद रखना कि ये जो तुम्बा है ना, ये तो ये इसका एक सिरा है ना, ये वाला आगे वाला सिरा ये तो कम रहता है पतला, जबकि बीच वाला सिरा है ये कैसा रहता है? मोटा। और आगे के निचले हिस्से वाला सिरा है, इस सिरे में बताओ क्या रहते हैं? छिद्र रहते हैं। 1 2 3 4 5 6, कितने छिद्र रहते हैं? 6 छिद्र रहते हैं। इनका जो प्रयोग, खासकर एक चीज और याद रखना, इस बीन में, पुंगी को बीन भी कहते हैं, बीन, इसका दूसरा नाम है बीन। और इसका जो प्रयोग ज्यादातर करते हैं वो सफेरे करते हैं। और कौन सी जाति करती है? कालबेलिया जाति करती है। और कालबेलिया नृत्य के दौरान इस वाद्यंत्र का प्रयोग किया जाता है, प्रमुख वाद्यंत्र माना जाता है। तो सबसे पहले तो याद रखना ये किसका बना हुआ होता है? तुम्बे का बना होता है, तुम्बे का। इसमें लकड़ी नहीं होती, तुम्बे का बना होता है, तुम्बे का बना होता है। पहली बात, यहाँ इसमें मुंह से, यहाँ मुंह से लगाया जाएगा। और बताइए यहाँ इन नलियों के माध्यम से इसमें स्वरों की क्या होगी? उत्पत्ति। अगली बात करते हैं, सांप को, सांप को मोहने की क्या होती है? बताओ इसमें कला। सांप को मोहने की क्या होगी? बताओ कला। सांप को मोहने की कला होती है इस वाद्यंत्र में। और एक चीज याद रखना, इसका जो प्रयोग जो करते हैं वो कौन करते हैं? इसका प्रयोग, इसका जो प्रयोग होगा, इसका प्रयोग कौन सी जाति? तो सपेरा जाति, सपेरा जाति। और इसके अलावा कौन सी जाति? कालबेलिया जाति, कालबेलिया जाति इसका प्रयोग करती हैं। कालबेलिया नृत्य के दौरान भी इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखना। कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया दौरान प्रमुख वाद्य यंत्र है, याद रखना। कालबेलिया नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा होगा? तो बताइए वाद्य यंत्र कौन सा होगा? पुंगी या बीन होगा? और स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। देख लिया होगा, आगे चलते हैं। ये कौन सा हो गया है? पुंगी हो गया था। और अगला जो आएगा वो है मशक। ये है मशक। इस मशक को याद रखना, इसे मशक बाजा भी कहते हैं, मशक बाजा दूसरा नाम है, इसका उपनाम भी लिख सकते हैं। इसका उपनाम है मशक बाजा। उपनाम बताओ कौन सा हो जाएगा? मशक बाजा, मशक बाजा। इसे क्या कहेंगे? मशक बाजा कहते हैं। याद रखना, ये जो दिख रहा है ये क्या है? खाल का बना हुआ एक, खाल का बना हुआ एक खोल होता है। ये खाल का बना हुआ, ये खाल है, खाल का बना हुआ खोल होता है। इसमें एक जो बड़ी नली है, ये वाली बड़ी नली, ये आपको ये बड़ी नली दिख रही है, इसमें से बताओ क्या मारी जाती है? फूंक।
और फूंक मारकर बताओ इसमें, और फूंक से इसको बताओ, इसको इस खाल को इसमें फूंक मारी जाएगी और इसमें फूंक भर जाती है। इसमें फूंक भरने के बाद जब ये कट्टे नुमा बना होता है, ये थैले नुमा बना होता है, थैले नुमा आकृति का बना रहता है। इस जो थैले को कांख में दबा लिया जाता है, कांख में दबाने पर इसमें से एयर बाहर निकाली जाती है, इसमें से एयर डाली जाती है और ये नली आपको दिख रही हैं, इनमें से एयर निकाली जाती है। इसमें से ध्वनि की क्या होगी, उत्पत्ति होगी। वैसे याद रखना, इंग्लिश में एक इंग्लिश वाद्यंत्र है बैग पाइपर, बैग पाइपर जैसा ये दिखता है। और इस वाद्यंत्र का प्रयोग, इसका प्रयोग या इसमें जो जादूगर माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, श्रवण कुमार। याद रखना, चमड़े का थैलेनुमा बना हुआ होता है, चमड़े का थैलेनुमा, चमड़े का थैलेनुमा बना होता है। और पहला। दूसरा, आपसे पूछा जाए तो ये वाली जो नली है इसमें से बताओ, इसमें अगली बात करें, इन में जाती है आधुनिक बाइक, आधुनिक आधुनिक बैग पाइपर जैसा वाद्यंत्र है। आधुनिक बाइक पाइपर जैसा क्या है बताओ, वाद्यंत्र है ये, ठीक है। और इसको बताओ किस में दबाकर, कांख में दबाकर इसको बजाया जाता है और कांख में दबाने से इसको मसका जाता है, तो इसलिए मसक कहलाता है। और मसकने से एक बाजा बजता है या ध्वनि की उत्पत्ति होती है, तो बताओ इसलिए इसे क्या कहेंगे, मसक बाजा भी कहते हैं, ठीक है ना। कांख में दबाकर बजाया जाता है, कांख में दबाकर दबाकर जाता है, बजाया जाता है। अभी मैं बता रहा था कि बताइए यह है जो वाद्यंत्र है, और जो वाद्यंत्र जो जवानों का जो बैंड होता है, उस बैंड का प्रमुख वाद्यंत्र है, जवानों के बैंड का, जवानों के बैंड का प्रमुख वाद्यंत्र, प्रमुख वाद्यंत्र है जवानों के बैंड का। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस पर भी इसका भी प्रयोग किया जाता है। बैंड का, जवानों का जो बैंड होता है उसका मुख्य वाद्यंत्र है कौन सा है बताओ, मसक। और याद रखना इसके प्रमुख वादक माने जाते हैं, प्रमुख वादक, इसके जो प्रमुख वादक हैं बताओ वो कौन है, श्रावण कुमार। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। मसक के जादूगर किसे माने जाते हैं, वो कौन हो जाएंगे बताओ, श्रवण कुमार। बैक पाइपर वाद्यंत्र किससे कहा जाता है, तो बताओ कौन हो जाएगा, मसक। स्क्रीनशॉट लें। जो आपको में करना, करना से पहले एक वाद्यंत्र है बेटा, और वो है नड, नड वाद्यंत्र। जो शहनाई जो है मैंने आपको बताया, सॉरी मसक बताया था, मसक जैसा ही वाद्यंत्र है। लेकिन एक चीज याद रखना, इसमें एक वाद्यंत्र के जो प्रमुख वादक बता रहा हूं, इस वाद्यंत्र के नड़ के, वो है कर्णाभील। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कर्णाभील। तो कर्णाभील कहीं कर्णा वाद्यंत्र के मत करना। और एक वाद्यंत्र होता है नड़, नड़ वाद्यंत्र के प्रमुख वादक। तो नड़ के जादूगर किसे माना जाता है, कर्णाभील को माना जाता है। वो जादूगर नड़ के होंगे। ये कर्णा अलग से वाद्यंत्र है। और कर्णा वाद्यंत्रों का प्रयोग तो मंदिरों में किया जाता है, या पहले दरबारों में या युद्धों में या दरबारों में इसका प्रयोग किया जाता था कर्णा का। वर्तमान में इसका प्रयोग मंदिरों में किया जाता है। सबसे लंबा, तो ये याद रखना। तो नड़ के प्रमुख वादक, प्रमुख वादक, प्रमुख वादक बताओ कौन हो जाएंगे, कर्णा, कर्णाभील। ये याद रखना, नड़ के प्रमुख वादक कौन है, कर्णाभील। और बताओ ये कैसा वाद्यंत्र होता है नड़, मसक जैसा, मसक जैसा वाद्यंत्र, मसक जैसा वाद्यंत्र है। सबसे पहले बात करते कि सबसे जितने भी वाद्यंत्र हैं इनमें से सबसे लंबा वाद्यंत्र, लगभग 8 से 10 फीट, 8 से 10 फीट लंबा वाद्यंत्र है ये, 8 से 10 फीट लंबा।
तो 8 से 10 फीट लंबा वाद्यंत्र होने के कारण जितने भी वाद्यंत्र हैं इनमें सभी वाद्यंत्रों में सबसे लंबा वाद्यंत्र कौन सा माना जाएगा? कर्णा। इसकी भी आकृति देखो कैसी है, चिलम के अनुसार, ठीक है ना। याद रखना तुरई जैसा ही मिलता जुलता वाद्यंत्र है, ठीक है। चिलम की आकृति का बना हुआ होता है। ये बताओ किसका बना होता है? धातु का बना हुआ होता है। और बताओ इसमें जगह जगह ये जॉन्ट होते हैं, ये जॉन्ट हैं, यहाँ ये जॉन्ट हैं, ये जॉन्ट हैं, यहाँ ये भी जॉन्ट हैं, यहाँ भी जॉन्ट हैं। जॉन्ट लगा लगा कर आगे बनाया जाता है। तो याद रखना। तो सबसे पहले बात करते हैं सभी वाद्य यंत्रों में, सभी वाद्य यंत्रों में, सभी वाद्य यंत्रों में सबसे लंबा वाद्य यंत्र, सबसे लंबा वाद्य यंत्र, लंबा वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? बताओ। कर्णा। पहली बात ये याद रखना, ठीक है ना। कौन सी आकृति का? बताओ। चिलम की आकृति का बना हुआ, आकृति का बना हुआ है, चिलम की आकृति का बना हुआ है। और चिलम की आकृति का जो मुख्य वाद्य यंत्र है वो शहनाई है। शहनाई की तरह ही बना हुआ होता है ये, चिलम की आकृति ऐसा ही बना हुआ होता है। लेकिन ध्यान रखना ऑप्शन में शहनाई नहीं हो तो चिलम की आकृति का बना हुआ वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा? तो कर्णा हो जाएगा। सबसे लंबा वाद्य यंत्र है, 8 से 10 फीट लंबा रहता है ये वाद्य यंत्र। और इसका प्रयोग पहले बताओ कहाँ किया जाता था? युद्धों में। इसका प्रयोग पहले युद्धों में या दरबारों में, दरबारों में किया जाता था इसका प्रयोग, ठीक है ना, किया जाता था। लेकिन अब युद्ध भी नहीं है, दरबार भी नहीं है, तो वर्तमान में इसका प्रयोग कहाँ होगा? मंदिरों में। वर्तमान में मंदिरों में प्रयोग होगा, मंदिरों में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और ये भी याद रखना कि सभी मंदिरों में नहीं किया जाता, राजस्थान में। और इसका प्रयोग जो किया जाता है पाली में, पाली के मंदिरों में इसका प्रयोग आपको देखने को मिल जाएगा। कर्णा है, नड़ है, एक चीज याद रखना, कर्णा है, कर्णा के जादूगर कर्णाभील नहीं है। नड़ के जादूगर कौन है? कर्णाभील है। सभी वाद्यंत्रों में सबसे लंबा वाद्यंत्र कौन सा हो जाएगा? कर्णा। ज्यादा कुछ इसमें है नहीं है वाद्यंत्रों में। सबसे पहले याद रखना कि वाद्यंत्र तो यही पूछे जाते हैं कि कौन सा वाद्यंत्र कौन से प्रकार का है। और या फिर वाद्यंत्रों में प्रश्न बनता है तो वो यह बनता है कि बताइए सबसे छोटा वाद्यंत्र कौन सा है, कौन सी आकृति का कौन सा है, तुम्बे से बना हुआ कौन सा है, सांप को मोहने वाला कौन है। या फिर कोई जादूगर से संबंधित प्रश्न बनते हैं तो वो पूछा जाता है। स्क्रीनशॉट लें, आगे चलते हैं। अगला जो वाद्यंत्र दिख रहा है नागफनी, वैसे सर्प जैसा ही वाद्यंत्र है, दिख रहा है पीछे, सर्प जैसा वाद्यंत्र है, धातु का ही बना हुआ होता है, पीतल का बना हुआ था मुख्यतः। और एक धार्मिक वाद्यंत्र है, मंदिरों में इसका ज्यादातर प्रयोग किया जाता था उस समय। नागफनी में ध्यान रखना, पीतल धातु से बना हुआ, धातु से बना हुआ, पीतल धातु से बना हुआ होता है। सर्प जैसी बताओ क्या होती है आकृति? सर्प या नाग? नाग जैसी आकृति का यह वाद्यंत्र है, सर्प या नाग जैसी आकृति का वाद्यंत्र है। सर्प या नाग जैसी आकृति का वाद्यंत्र है। और बताओ ये कैसा वाद्यंत्र है? धार्मिक वाद्यंत्र है, धार्मिक वाद्यंत्र है, ठीक है ना, धार्मिक वाद्यंत्र है। या इसका प्रयोग ज्यादातर जो किया जाएगा, धार्मिक का मतलब मंदिर वगैरह इनमें किया जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे चलते हैं। अगला वाद्यंत्र है मुरला, दिख रहा है पुंगी बीन जैसा ही है। फर्क था इसमें, ध्यान रखना कि ये जो था पहले बीन में तो वो तो तुम्बे का बना हुआ था, इसमें तुम्बा नहीं है, पूरी लकड़ी रहती है इसमें, लकड़ी, ठीक है ना, लकड़ी का बना हुआ होता है, बीन जैसा ही वाद्यंत्र है। ये जो तुम्बा है, ये तुम्बा इसका जो ये बीन में जो तुम्बा था वो तुम्बे का बना हुआ था, वो तुम्बा जो गोल ये सिरा था वो तुम्बे का बना हुआ था। ये बताओ किसका बना होता है? लकड़ी का। इसका प्रयोग या बीन का प्रयोग कालबेलिया जाति या फिर सर्प सपेरा वाली जाति प्रयोग करती थी। इसका जो प्रयोग करती है वो कौन करेगी बताओ?
लंगा जाति। इसके अन्य नाम भी मिलते हैं, मानसुरी भी कहा जाता है इनको, आगोर भी कहा जाता है इनको, टांकी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इसके उपनाम लिख लेना, उपनाम। उपनाम तो मानसुरी कहते हैं, मानसुरी कहते हैं, आगोर भी कहा जाता है इसको, टांकी कहा जाता है, आगोर। और बताओ क्या कहा जाता है, टांकी। ठीक है ना। बताओ कैसा वाद्य यंत्र है, पूंगी या कैसा, बताओ बीन जैसा वाद्य यंत्र, पूंगी या बीन जैसा वाद्य यंत्र है। ठीक है ना। पूंगी या बीन जैसा वाद्य यंत्र। इसका प्रयोग बताओ कौन सी जाति करती है, इसका प्रयोग करेगी कौन सी जाति, लंगा। और लंगा जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। ठीक है ना, प्रमुख वाद्य यंत्र है। और लंगा जाति पश्चिमी राजस्थान में मुस्लिम जाति पाई जाती है। गाना बजाना उनका खानदानी पेशा रहता है। और एक चीज याद रखना, कल भी मैंने बताया, लंगा जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र सारंगी भी है। और लंगा जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र याद रखना कौन सा है, मुरला भी है। आप लिख सकते हैं एक बार, फिर आगे चलते हैं। अगला है वो कौन है, सुरनाई, शहनाई, है नाई, सभी एक जैसे वाद्य यंत्र होते हैं, ध्यान रखना। शहनाई मैंने आपको बता दिया, सेम शहनाई जैसा ही है, वही देखो चलम की आकृति का ही है। ठीक है ना। लेकिन आपने शहनाई देखी हो, आप पिछली स्लाइड, तो शहनाई आपने देखी, ये रहा शहनाई आपने देखी होगी। में और इस शहनाई में अंतर देखना कि सेम शहनाई भी ऐसी है और सुरनाई भी ऐसी है। फर्क क्या है कि ये पीतल का बना हुआ होता है, बताओ ये धातु का बना होता है, किसका बना होता है, पीतल का। ठीक है ना। लेकिन सुरनाई जो है, सुरनाई ये पीतल की होती, सुरनाई केवल आगे का सिरा है सुरनाई का, वो केवल पीतल का बना होता है। लेकिन बीच में जो ये सिरा है वो बना होता है, लकड़ी का बना हुआ होता है। वो भी सेम, ये भी वैवाहिक या वैवाहिक के अवसर पर मांगलिक वाद्य यंत्र है। सुरनाई भी मांगलिक वाद्य यंत्र है। लेकिन ये धातु का, वो लकड़ी का है। उसमें जो लकड़ी प्रयोग की जाएगी वो शीशम व सागवान की लकड़ी का प्रयोग किया जाएगा। और ज्यादातर पूछा प्रश्न जो पूछा जाता है कि शहनाई के जादूगर कौन थे, तो चांद मोहम्मद खां। और सुरनाई के जादूगर कौन है, तो पेपे खां। ये याद रखना है। तो आगे चलते हैं। यह है शहनाई। तो बताओ शहनाई जैसा क्या है वाद्य यंत्र, शहनाई जैसा वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सेम उसी जैसा ही है, शहनाई जैसा। ध्यान रखना किसका बना होता है, लकड़ी का बना, लकड़ी का बना। लेकिन शहनाई किसका था, धातु का, पीतल का। बताओ इसमें जो लकड़ी होगी वो किसकी होगी, सागवान। लकड़ी किसकी होगी, सागवान। या तो किसकी होगी बताओ, सागवान की। या फिर बताओ किसकी पाई जाएगी, शीशम की। सागवान की या किसकी पाई जाएगी, बताओ, शीशम। शीशम या बताओ सागवान की क्या पाई जाएगी, लकड़ी पाई जाएगी। वो भी मांगलिक वाद्य यंत्र था, ये भी मांगलिक वाद्य यंत्र है। मांगलिक या बताओ किसके अवसर पर, वैवाहिक के अवसर पर। वैवाहिक के अवसर पर इसका क्या होगा प्रयोग, वैवाहिक के अवसर पर बजाया जाता है, बजाया जाता है। उसके भी जादूगर थे, इसके भी जादूगर हैं। तो इनके प्रमुख वादक कौन है बताओ, प्रमुख वादक। तो प्रमुख वादक कौन माने जाएंगे, पेपे खां। और पेपे खां कौन है, मांगड़ियार प्रमुख वादक माने जाएंगे। स्क्रीनशॉट लें, आगे चलते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। और जो अगला वाद्य यंत्र आपको दिख रहा है, सतारा, सेम मोरचंग जैसा वाद्य यंत्र है। आपने मोरचंग भी देखा होगा, मोरचंग में भी दो बांसुरी होती है, इसमें भी क्या होती है बताओ, दो बांसुरी रहती है। ठीक है ना। सॉरी, अलगोजा, मोरचंग नहीं, अलगोजा। मोरचंग तो इसे सभी वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा था। शुरू में अलगोजा कराया था, देखो
अलगोजा आपने देखा होगा, शुरू में ही कराया है मैंने सबसे पहले, और वो है बताओ कौन सा, अलगोजा। अलगोजा जैसा ही वाद्यंत्र है, और ये कौन सा बताओ, सतारा, ठीक है ना। अलगोजा बांसुरी जैसा वाद्यंत्र है, अलगोजा की तरह ही इसमें दो नली रहती हैं, ठीक है ना। इसके नाम अलग अलग और पाए जाते हैं, टोटो भी कहा जाता है इसे, सुंदरी भी कहा जाता है इसे, नफीरी भी कहा जाता है। और एक चीज याद रखना, शहनाई का भी दूसरा नाम सुंदरी व नफीरी है, इसको भी ऐड कर लेना। शहनाई को भी बताओ क्या कहा जाता है, सुंदरी व नफीरी कहा जाता है। तो यह है सतारा। सतारा है अलगोजा प्लस बांसुरी जैसा वाद्यंत्र। अलगोजा और बांसुरी जैसा वाद्यंत्र है, जैसा वाद्यंत्र, ठीक है, वाद्यंत्र है, ठीक है ना। आपसे पूछा जाए बताओ इसमें भी कितनी नली होंगी, दो नलियां होती हैं, दो नलियां होती हैं, ठीक है ना। वहां भी आपने अलगोजा में पढ़ा होगा कि गवारियों का प्रमुख वाद्यंत्र है, ये भी बताओ क्या है, गवारियों का प्रमुख वाद्यंत्र है, ठीक है ना। गवारियों का प्रमुख वाद्यंत्र, का प्रमुख वाद्यंत्र, प्रमुख वाद्यंत्र है। और इसके अन्य नाम भी मिलते हैं, अन्य नाम, अन्य नाम में बताओ इसे टोटो भी कहा जाता है, टोटो। और इसके अलावा बताओ इसे क्या कहा जाता है, इसको टोटो भी कहा जाता है, सुंदरी भी कहा जाता है, सुंदरी भी कहा जाता है। शहनाई के भी अन्य नाम यही हैं। शहनाई को, शहनाई को बताओ और क्या कहा जाता है, सुंदरी भी कहा जाता है शहनाई को भी। और क्या कहा जाता है, नफीरी भी कहा जाता है, सुंदरी व नफीरी कहा जाता है। स्क्रीनशॉट लें। जितने भी मैंने वाद्यंत्र ये कराए हैं, ये सभी सुशिर वाद्यंत्र हैं। सुशिर वाद्यंत्रों में कुछ वाद्यंत्र और बचते हैं, जिनमें से एक वाद्यंत्र है तारपी। तारपी एक ऐसा वाद्यंत्र है जो कथोड़ी जनजाति का प्रमुख वाद्यंत्र है, इसको लिख सकते हैं आप। तारपी कथोड़ी जनजाति का प्रमुख वाद्यंत्र माना जाता है। दूसरा आपसे पूछा जाए, एक है टोटो, तो वो भी शहनाई जैसा वाद्यंत्र है। एक है शंख, तो शंख बताओ समुद्र में पाए जाने वाला वाद्यंत्र है। यूं तो सीटी भी है, विसिल भी है, ये भी वाद्यंत्र हैं। प्रमुख प्रमुख वाद्यंत्र मैं करा चुका हूं। एक तारपी जरूर याद रख लेना है, तारपी, तारपी वाद्यंत्र, तारपी। तो बताओ कौन सी जनजाति का, कथोड़ी जनजाति का प्रमुख वाद्यंत्र है, कथोड़ी जनजाति का, कथोड़ी जनजाति का प्रमुख वाद्यंत्र, कथोड़ी जनजाति का प्रमुख वाद्यंत्र है, बताओ कौन सा, तारपी, ठीक है ना। एक शंख को भी लिख लेना, शंख, शंख समुद्री जंतुओं का क्या है बताओ, खोल, समुद्री जंतुओं का क्या है, खोल है, ठीक है ना। और इसका किया जाता है बताओ, कहाँ किया जाता है, मंदिरों में। प्रयोग बताओ इसका कहाँ किया जाएगा, मंदिरों में इसका क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। एक कानी और है, नर जैसा ही वाद्यंत्र रहता है, कानी, कानी भी याद रखना, कानी, कानी वाद्य बताओ वो कैसा है, नर जैसा, नर जैसा वाद्यंत्र, नर जैसा वाद्यंत्र है। और इसके जो प्रमुख वादक है ना, तो भील जनजाति का मुख्य वाद्यंत्र है, भील जनजाति इसका प्रयोग करते हैं, भील जनजाति का मुख्य वाद्यंत्र है, बताओ, मुख्य वाद्यंत्र, भील जनजाति का मुख्य वाद्यंत्र है। सभी वाद्यंत्र मैंने इनकी ट्रिक बताई है, सुशिर वाद्यंत्रों की, एक एक वाद्यंत्र को लेकर चले हैं। इसमें ज्यादातर आपको ध्यान रखना है, कोई खास वाद्यंत्र है, शहनाई है, घोड़चंग है, पसक है, इसमें जो मैंने कराए हैं इनमें जो इसमें दिया कि ये ऐसा होता है, या इसको ये आधुनिक बाइपर जैसा है, या यूरोप के ज्यूफ हार्प जैसा वाद्यंत्र है। तो राजस्थान का ज्यूफ हार्प किसे कहते हैं, मोरचंग को। दिखा है क्या, एक बार देख लें, मोरचंग, मोरचंग, या लिखा नहीं पाए हैं, ठीक है ना। इसमें ऐड कर लेना, यूरोप के ज्यूफ हार्प,
द्विभार्व जैसा वाद्यंत्र है, वाद्यंत्र है। और इसे बताओ राजस्थान का क्या कहते हैं? इसे राजस्थान का द्विभार्व कहते हैं। राजस्थान का द्विभार्व किसे कहा जाता है? द्विभार्व कहते हैं। तो बताओ कौन सा होगा? मोरचंग। लोहे का बना होता है, होठों में दबाकर बजाया जाता है, सबसे छोटा वाद्यंत्र है, ग्वारीय लोग इसको बजाते हैं। यूरोप का द्विभार्व जैसा वाद्यंत्र है। तो राजस्थान का द्विभार्व किसे कहते हैं? तो वो कौन सा वाद्यंत्र हो जाएगा? मोरचंग। और लास्ट में आपको कराया है कौन सा? तारपी। तो तारपी कथोड़ी जनजाति का प्रमुख वाद्यंत्र है। एक आपको कराया है शंख। समुद्री जंतुओं का खोल है, इसका प्रयोग मंदिरों में किया जाता है। नड़ जैसा वाद्यंत्र कौन सा है? कानी। और भील जनजाति इसका ज्यादातर प्रयोग करती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी का जो इसके अभी दो पार्ट और रह चुके हैं वाद्यंत्रों के, एक तो मैं करा चुका हूं तत्वाद्यंत्र, आज के भाग में करा दिए सो सर, कल लेकर फिर आएंगे हम अभिनव वाद्यंत्रों की एक और पार्ट लेकर आएंगे। तो इसलिए आप सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है, अधिक से अधिक संख्या में विद्यार्थियों को ये चैनल ये पार्ट है शेयर करवाना है। चैनल भी अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शेयर करवाना है। आप सभी से मैं आशा करता हूं आप शानदार रहे होंगे, मस्त रहे होंगे। मैंने कोशिश की होगी कि आपको अच्छे से समझाने की। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सभी को राधे राधे।